नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सिद्धार्थ एक बार फिर से हाज़िर हूँ गुफ्तगू के इस नए एपिसोड में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में, 16वें एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर रिहांग के साथ आज हमारी बातचीत रहेगी। डॉक्टर रिहांग स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी शिल्नी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी हैं। डॉक्टर रिहांग की स्पेशलाइजेशन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है। डॉक्टर रिहांग जो है पिछले 2 साल से शिल्नी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई जर्मनी से पूरी की है और इसके बाद उन्होंने शिल्नी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। उनके जो वास्ट एक्सपीरियंस रहा है रिसर्च में और साथ ही साथ उनके पैशंस और हॉबीज़ को लेके आज हम उनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। डॉक्टर रिहांग, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ आज इस प्रोग्राम में जुड़ा हूँ। विल डू अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप कंफर्टेबल है। राइट, हिंदी या इंग्लिश दोनों में हमारी आज की ये बातचीत रहेगी। हमारे श्रोतागण के लिए भी आसान रहेगा चीज़ों को समझना, क्योंकि आज की जो बातचीत रहने वाली है डॉक्टर रिहांग के साथ विभिन्न विषयों पे रहने वाली है। ना सिर्फ हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे डॉक्टर रिहांग से। साथ ही साथ हम रिसर्च एकेडमिक्स को लेकर उनके इंटरेस्ट और उनके पैशन के बारे में थोड़ा जानेंगे। इसके अलावा वो और क्या क्या चीज़ में रुचि रखते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो डॉक्टर रिहांग, शुरुआत मैं करूँगा एक सवाल से जो आम तौर पे पूछा जाता है कि आपकी जो शुरुआती पढ़ाई रही वो कहाँ से हुई, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके परिवार में आपको किस तरीके का माहौल मिला, आपके रुचि को लेकर, आपके इस विषय में जो उसमें आपका इंटरेस्ट था उसको लेकर किस तरीके का माहौल और सपोर्ट मिला। राइट, सो गुड। सो आई एम बॉर्न इन मुंबई, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई जी। तो मुंबई तो हमारे देश का वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़, तो काफ़ी मेट्रोपॉलिटन सा, कॉस्मोपॉलिटन सा माहौल था आजू बाजू में। और मैं एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल में गया हूँ। मतलब आई एम प्राउड टू से दैट आई स्टडीड इन मराठी मीडियम स्कूल अंटिल माई 10th स्टैंडर्ड। मेरी सारी शिक्षा मराठी में हुई है। उसके बाद साइंस और मैथ्स थोड़ा इंग्लिश में आना शुरू हुआ और फिर बाद में एवरीथिंग आई सॉर्ट ऑफ, जैसे कि आपको पता ही है कि सारा इंग्लिश में होता है आगे जाके। तो देन आई कैरीड ओवर विथ इंग्लिश मीडियम लेटर ऑन। बट सो मराठी काफ़ी मेरा एक मतलब प्यार भरा एक चीज़ है मेरी ज़िंदगी में। आई लव दैट लैंग्वेज एंड आई लव द हेरिटेज दैट मराठी कैरीज विद इटसेल्फ। तो स्कूल में आई वाज अ फेयरली गुड परफॉर्मर। हमेशा फर्स्ट 3 या 4 में मैं आता था एज अ रैंक, and a lot of extracurricular activities used to be there. I was not good at sports at all, but I was almost that kid, you know, who would always wear spectacles and sit on the first bench, very nerdy, always all the time favorite of all the teachers. तो वैसे थोड़ी बहुत मेरी इमेज थी। और घर में भी माहौल काफ़ी पढ़ाई के लिए फेवरेबल था, बिकॉज बोथ माई पेरेंट्स दे वेर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। माई फादर वॉज इन अ बैंक एंड माई मॉम शी यूज टू वर्क इन फॉर अ टेलीफोन कंपनी लाइक MTNL, you must have heard. So both of them were government employees. I have an older brother, he is 5 years older than me. और पढ़ाई के लिए ही हमेशा घर वालों ने हमें सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। Then after school I decided to take up science. तो साइंस के लिए भी आई विल से मतलब मुझे ह्यूमैनिटीज़ में भी उतना ही इंटरेस्ट था जैसे जब स्कूल में था, स्पेशली लैंग्वेजेस। जैसे मैंने कहा कि मराठी के लिए मुझे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था। और बाद में जैसे संस्कृत आने लगा आगे की कक्षाओं में, वैसे संस्कृत के लिए भी मेरी रुचि निर्माण हुई थी। एंड बाकी के ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट मुझे अच्छे लगते थे। सो आपके जो स्कूल था कौन सा बोर्ड था? स्टेट बोर्ड था? इट वाज अ स्टेट बोर्ड स्कूल। It was a state board school. So you were taught Sanskrit in which class? After 8th. After 8th. Okay. So 7th तक both Sanskrit and Marathi together you were being taught. So we had a 3 language formula. Right. So Marathi, Hindi and English that used to be there until 7th standard. उसके बाद 8th में हिंदी को रिप्लेस करके संस्कृत आता था। अच्छा। तो हिंदी भी उतनी पढ़ाई हुई, हिंदी की भी उतनी पढ़ाई हुई जितनी संस्कृत की हुई और मराठी। राइट, और मराठी तो फर्स्ट लैंग्वेज थी। मतलब वहाँ वो भी एक पंगा है कि फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज। सो फर्स्ट लैंग्वेज इज द हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल। तो मेरी बिकॉज मराठी फर्स्ट लैंग्वेज थी, तो फिर मराठी का हम काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर डीप में पढ़ते थे, उसका ग्रामर भी डीप में पढ़ते थे, क्या क्या पोएट्री हुई है, जो संतों ने लिखे हुए हैं उसके अलग अलग चीज़ें हैं, वो सारा भी हम लोग हमेशा पढ़ते थे।
तो किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ कौन सी होती है? उसे लिख कर समझना, लिख के जानना, या उसे बोल के सीखना, या उसको बोल पाना? कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है, या पढ़ पाना? इन तीनों में से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपके लिए, आपके हिसाब से क्या रहता है? सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से अगर उसका स्क्रिप्ट अलग है, मतलब इफ़ इट इज़ नॉट अ रोमन स्क्रिप्ट और इफ इट इज़ नॉट अ देवनागरी स्क्रिप्ट, देन लर्निंग अ डिफरेंट स्क्रिप्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट? क्योंकि जब मैं थोड़ा कर्नाटका में भी रहा हूँ और मैं कन्नड़ा सीखने की कोशिश करी थी, पर कन्नड़ा बोलना और समझना थोड़ा सा ठीक ठाक था, पर उसको लिखना बहुत मुश्किल लगा। मैं जर्मनी में ही रह चुका हूँ, लेकिन जर्मनी में ये थी कि उनकी जो स्क्रिप्ट है वो इंग्लिश की तरह ही है, रोमन स्क्रिप्ट है, बस कुछ एक अल्फ़ाबेट्स थोड़े बहुत अलग होते हैं, तो उसको पढ़ना और उसको पढ़ के समझना वाज स्लाइटली ईजियर देन टू राइट। और मतलब आई थिंक रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, दीज थ्री आर like you say, these three skills are equally required to learn a language, और वो अपने अपने लेवल पे डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, और आप कौन से माहौल में हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उसको कितना क्विकली आप उसको ग्रास्प कर पाओ। सो स्कूल में डॉक्टर विहान आपने साइंस को ऑप्ट किया 11th स्टैंडर्ड में, एंड साइंस में आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं? साइंस में एज यूजुअल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो जी, और उसके बाद इंग्लिश इज अ कंपल्सरी लैंग्वेज, एंड देन अगेन आई ऑप्टेड फॉर संस्कृत, क्योंकि एक भाषा चुननी होती है इंग्लिश के अलावा, तो बिकॉज संस्कृत में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था, और इन जनरल हमारे में बोला जाता है संस्कृत इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, क्योंकि ज़्यादातर नंबर्स ग्रामर के ऊपर आते हैं, ग्रामर इज़ वेरी एग्जैक्ट एज वी नो, कि आपने सही चीज़ लिखी तो आपको सही नंबर आएंगे जी। उसके अलावा अगर आप मराठी या हिंदी लेते हैं तो फिर उसमें डिफ़िकल्टी लेवल भी ज़्यादा होती है, और नंबर स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? तो इसलिए मैंने फिर से संस्कृत चुना, और संस्कृत में भी मेरे ठीक ठाक अच्छे खासे नंबर आए थे 12th में। तो वंडरफुल। तो what were you thinking when you opted for science? I mean, in terms of your career plan at that time, as a kid who just passed out of 10th standard, what were you thinking? What you wanted to pursue? Right. तो जब सबसे छोटा था, बच्चा था, तब मैं थोड़ी बहुत स्केचिंग, पेंटिंग करता था, तब मैंने सोचा था कि मैं जाके चित्रकार बनूंगा आगे, मतलब बच्चों के अपने अपने ख्यालात होते हैं कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, वगैरह वगैरह। पर जैसे ही आई वाज इन माय मिडिल स्कूल, दैट टाइम आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू लॉट ऑफ साइंस बेस्ड कॉम्पिटिशंस। तो जैसे कि मैंने कहा कि आई वाज दैट नर्डी किड, यू नो, सिटिंग ऑन द फ्रंट बेंच, तो साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट तब से ही थोड़ा पैदा होना शुरू हो गया था। देन आई वेंट फॉर सम समर साइंस कैंप्स, जैसे मुंबई में देयर इज अ नेहरू साइंस सेंटर इन वर्ली, देयर इज अ प्लैनेटोरियम एज वेल, तो ये जो सारी इंस्टीट्यूट्स है दे यूज्ड टू रन समर कैंप्स, तो बच्चे जाते थे वहाँ पे, तो आई वाज अ पार्ट ऑफ सच समर कैंप्स। मैंने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी तब हिस्सा लिया था, जैसे होमी भाभा की एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है बाल वैज्ञानिक करके, तो उसमें मुझे 6th स्टैंडर्ड में मुझे उसमें गोल्ड मेडल मिला था, तो दैट वाज वन वेरी गुड टर्निंग पॉइंट दैट सॉर्ट ऑफ गिव मी दिस कॉन्फिडेंस कि आई कैन डू साइंस वेरी वेल। फिर बायोलॉजी में भी रुचि थी, फिर नेशनल टैलेंट सर्च के एग्जाम्स आए हैं, तो उसमें आई वाज अ पार्ट ऑफ वन ट्रेनिंग प्रोग्राम। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी वी हैड लॉट ऑफ गुड टीचर्स टीचिंग अस, तो उसमें देयर वाज वन टीचर आई स्टिल रिमेंबर, शी टॉट अस जेनेटिक्स, एंड देन दैट वाज लाइक अनदर व्हाट यू से अनदर स्टिमुलस कि यार ये कुछ तो फैसिनेटिंग है, ये कुछ तो बहुत ही ग्रेट है, तो आई वांट टू डू समथिंग सिमिलर टू दैट। तो ऑब्वियसली अगर ये सारी चीज़ें अगर एक्सप्लोर करनी है तो आई डिसाइडेड दैट आई शुड परस्यू साइंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और फिर आगे जाके अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ में आई विल चूज सिमिलर सब्जेक्ट्स एंड देन आई कैन गो ऑन विद दैट। Okay, so then after you moved for your graduation, what were your subjects like in your graduation? तो मुंबई यूनिवर्सिटी में आई डिसाइडेड टू परस्यू ग्रेजुएशन इन रुईया कॉलेज। रुईया कॉलेज इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजेस इन मुंबई, इनफैक्ट इन महाराष्ट्र एज वेल। काफ़ी पुरानी उसकी हिस्ट्री है और काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम वाज जस्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड, इट वाज आई थिंक माय बैच वाज मे बी 3rd बैच और समथिंग, एंड बायोटेक्नोलॉजी भी काफ़ी नया शब्द था उस टाइम पे, इतना ज़्यादा सबको कुछ पता नहीं था उसके बारे में कि एग्जैक्टली है क्या, कैसे होता है, क्या चीज़ें हैं। बट आई वॉज वेरी मोटिवेटेड, और मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें यही करना चाहिए या वही करना चाहिए, दे वर ऑलवेज सपोर्टिव एज टू व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लोर और व्हाट आई वांटेड टू डू। तो सो आई वहाँ पर सिस्टम ये है कि पहले साल में आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर उनमें से आप एक ड्रॉप करते हो दूसरे साल में, देन यू टेक 2, और फिर तीसरे में उनमें से आप एक कंटिन्यू करते हो, और सारे पेपर्स आपके उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन के उसके अकॉर्डिंग। सो आई हैड केमिस्ट्री, zoology and biotechnology as a bouquet in my first year. Then I continued with zoology and biotechnology in the second, and then finally in the third one I continued with biotechnology. Biotechnology, you had different papers of biotechnology. Different papers. So 4 papers of biotechnology in the final year that I had.
Okay. So for our new audience or the audience who might not be that familiar with the term biotechnology or microbiology, these two terms are very broad in itself, Right. and a very complex word to also understand in Right. terms of a subject domain. तो आप थोड़ा समझा पाएंगे थोड़ी आसान भाषा में कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बच्चा उसमें क्या पढ़ता है और आगे जाके क्या आज की डेट में क्या स्कोप है? राइट, सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो जैसे मैंने कहा कि 20 साल पहले जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी तब इसके बारे में ज़्यादा किसी को जानकारी नहीं थी, और आज के ज़माने में अभी जैसे मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और मैं हमेशा नए बच्चों के साथ बात करता हूँ, जो नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनके साथ बात होती है, तो उनको बस थोड़ा बहुत पता होता है क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में उनके टेक्स्ट बुक में देयर आर कपल ऑफ चैप्टर्स बेस्ड ऑन बायोटेक्नोलॉजी, सो दे नो अ लिटिल बिट अबाउट इट, बट फिर भी बाय एंड लार्ज इन द सोसाइटी देयर इज नॉट मच अवेयरनेस कि एग्जैक्टली बायोटेक्नोलॉजी है क्या और उसका हमारे डे टू डे लाइफ से क्या लेना देना है। तो मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, उसका लिटरल डेफिनेशन ये है, यूजिंग लाइफ टू मेक अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। मतलब किसी भी एक जीव को यूज़ करके हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो प्रोडक्ट हमारी डे टू डे ज़िंदगी में हमें काम आ सके, हम उसको यूज़ कर सके और हमारी लाइफ उससे बेटर हो सके, राइट। तो अभी इसका थोड़ा रिलेटेबल एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो वी जस्ट इमर्ज आउट ऑफ अ पैंडेमिक, राइट। 2-3 years ago वी ऑल वेयर इन अ मिजरेबल सिचुएशन, हमारे पूरा देश में लॉकडाउन लगा हुआ था एंड देन वी हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल बिकॉज ऑफ दैट। सम ऑफ अस माइट हैव लॉस्ट आवर लव्ड वन एज वेल बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। तो अभी ये पैंडेमिक से हम कैसे बाहर आ पाए? बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। तो ये जो वैक्सीन बनी है इट्स अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो फिर ये वैक्सीन में क्या क्या हुआ है? जो हमारा कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस के ही किसी एक कंपोनेंट को हमने यूज़ किया, उसको हमने स्टडी किया, अच्छे से उसका स्ट्रक्चर पता किया, और फिर हमने ऐसी एक चीज़ बनाई जो उस कंपोनेंट को रिएक्ट करे, उस कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करे और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे कि अगर फ्यूचर में कभी उस वायरस का हमारे ऊपर हमला हुआ, अटैक हुआ, तो हमारी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहे उससे फाइट करने के। तो ये तो वैक्सीनेशन का बेसिक प्रिंसिपल है। पर जो कोविशील्ड की वैक्सीन जो हमें लगाई गई है, इट इज़ अ डीएनए वैक्सीन। ये काफ़ी नया फॉर्म है वैक्सीन का, मतलब मैं उसके बहुत ज़्यादा तकनीकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा समझने के लिए। बट व्हाट आई विल टेल यू इज कि ये दिस इज द एडवांस्ड पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी व्हिच हैज इमर्ज्ड ओनली इन द लास्ट 10-15 years, which is something like a miracle in the world of biotechnology। क्योंकि ये ऐसे डीएनए वैक्सीन और जो एक मॉडर्ना की वैक्सीन है जो यूएस में लोगों को लगी है, वो तो mRNA वैक्सीन है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च काफ़ी सालों से चल रहा था, पर ऐसा रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल वाला कोई एक उदाहरण हमारे सामने नहीं आया। और कोविड का जो ये दौर था, इसमें ये एक अपॉर्चुनिटी बन गई एक तरह से कि इन नई टेक्नोलॉजीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर पाए और उसका एक उदाहरण लोगों को दिखा पाए और कैसे हमने दुनिया चेंज कर दी उसकी वजह से। तो इट हैज़ अ मैसिव इम्पैक्ट, let me tell you, it has a massive impact on people, their livelihoods, on the environment and everything, right? उससे भी आपको और भी सरल उदाहरण अगर बताऊं तो है इंसुलिन। तो आपको पता होगा कि जो लोग डायबिटिक होते हैं तो उनमें इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, वो शरीर उनका इंसुलिन बनाना बंद कर देता है एंड देन दे इवेंचुअली सफर फ्रॉम दिस डिसीज। तो जब 60s-70s की बात थी तब इंसुलिन अगर हम बाहर से किसी व्यक्ति के शरीर में अगर हम उसको इंजेक्ट करें तो वो डायबिटीज से फाइट कर पाते हैं, लेकिन इंसुलिन लेके कहाँ से आएंगे? बिल्कुल राइट। तो किसी इंसान को मार के उसके शरीर में से तो हम इंसुलिन निकाल नहीं सकते, ये तो काफ़ी अनएथिकल हुआ। तो अगर किसी जानवर से ले लें तो फिर अगर किसी गाय का या किसी पिग का या किसी और जानवर का अगर हम इंसुलिन निकालें तो वो भी एक तरीके से एथिकली तो सही नहीं है कि किसी को मार के हम उसमें से सिर्फ एक चीज़ निकालोगे और उससे दवा बनाओगे। और दूसरी चीज़ भी है कि किसी को मार के हम इतना सा इंसुलिन निकालेंगे तो मान के चलो कितनी पॉपुलेशन है तो जो डायबिटिक है उन सबको अगर आपको ट्रीट करना है तो कितना इंसुलिन लगेगा और उसके लिए कितने जानवरों की हमें हत्या करनी पड़ेगी। और दैट टू इसके अलावा भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि किसी जानवर से लिया हुआ इंसुलिन हमारे शरीर में काम करेगा। तो फिर यहाँ बायोटेक्नोलॉजी कैसे काम आई? तो हमने क्या करा, हमने आइडेंटिफाई करा कि ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन जो बनता है वो कौन से जीन से बनता है, करेक्ट। तो उस जीन को हमने आइडेंटिफाई किया, उस जीन को हमने डाला एक बैक्टीरिया के अंदर और फिर बैक्टीरिया बनाने लगा वही इंसुलिन जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो उस बैक्टीरिया ने बनाया वो इंसुलिन को हमने फिर प्यूरिफाई करा और फिर दैट इज द इंसुलिन जो हम आज यूज करते हैं
जो हम लोग इंजेक्टेबल की तरह बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और उसकी वजह से सोचो कितने सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है, उनका लाइफ आज थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है और वो थोड़ा लंबा जी पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वी हैव। एंड बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करने के बाद व्हाट काइंड ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज कैन अ स्टूडेंट एक्सपेक्ट फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ? राइट, तो जैसे कि पहले तो आपका कोर रिसर्च हुआ, जैसे कि मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताए, मेडिकल साइड के 2 एग्जांपल्स बताए, एक वैक्सीन का एग्जांपल बताया, एक इंसुलिन का एग्जांपल बताया। तो यहाँ पर होता क्या है, कोई भी दवा जब मार्केट में आती है तब उससे पहले एक बेसिक लेवल का रिसर्च होता है कि कैसे उसको डिज़ाइन करा जाए, कौन सा मॉलिक्यूल उसमें आया जाए। तो वो जो एरिया है दैट इज़ व्हाट अ बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट लर्न्स, कि एग्जैक्टली ड्रग डिज़ाइनिंग क्या होती है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा मॉलिक्यूल उसके ऊपर काम करेगा, उसमें क्या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन्वॉल्व है। तो दैट इज़ वेयर वन पर्सन विथ अ डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी कैन बी एक्चुअली वर्किंग। उसके अलावा डायग्नोस्टिक है, जैसे कि आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे हमने RT-PCR की टेस्ट करी, तो ये RT-PCR इज ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजी, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यू कुड बी समवन हु इज मेकिंग दिस डिवाइसेस, मेकिंग दिस किट्स टू डू डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेस, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी आई। इसके अलावा एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का नाम सुना होगा, BT कॉटन या फिर BT ब्रिंजल का नाम सुना होगा, ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। तो ऐसे कई अलग अलग फील्ड्स में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन होती है, और आप एक रिसर्चर बन सकते हो, आप एक टेक्नीशियन बन सकते हो, या फिर आप एक मार्केटिंग या फिर बिजनेस मैनेजमेंट पर्सन बन सकते हो। क्योंकि इवेंचुअली अगर एक कंपनी बनेगी और वो कंपनी अगर बायोटेक प्रोडक्ट बनाएगी तो उस कंपनी में भी तो जो लोग एम्प्लॉय होंगे वो सारों को तो थोड़ा बहुत बायोटेक का नॉलेज जरूरी होगा, राइट। तो उस कंपनी के लिए प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने वाला भी तो थोड़ा बायोटेक का ही बंदा होगा, वहाँ पे सेल्स करने वाला भी बायोटेक का बंदा होगा, वहाँ पे लिखाई पढ़ाई का काम करने का काम बंदा भी तो सेल्स का होगा, बायोटेक का होगा। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के उस इंडस्ट्री के अराउंड, उसके इर्द गिर्द, उस इकोसिस्टम के अराउंड देयर आर सेवरल डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज व्हिच अ बायोटेक ग्रेजुएट कैन अवेल। Great. Now, moving further, when we talk about your university education, after you finished your graduation, you went for your masters in which college and university? What did you pursue? Right. तो उस टाइम पे मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी बहुत कम कॉलेजेस ऑफर करते थे, और सो आई फिगर्ड आउट दैट देयर इज एन एंट्रेंस कॉल्ड एज जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc व्हिच इज कंडक्टेड बाय IITs। तो जो तब तो सिर्फ 7 या 8 IITs थे देश में, उसके बाद अब काफ़ी नए आए हैं, पर only IIT Roorkee और IIT Bombay was offering a program of MSc Biotechnology, and that was the admission test that was needed to get into that. So I wrote that particular exam, I studied pretty hard for it, और मुझे वैसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि उसमें कुछ हो पाएगा, पर जब रिजल्ट्स आए तब आई वाज लाइक वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड दैट सो आई इन फैक्ट स्टूड 11th इन एज एन ऑल इंडिया रैंक, और आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, आई वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी इलेटेड विद दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो उसके बेसिस पे देन आई वेंट टू IIT बॉम्बे फॉर परसुइंग माई मास्टर्स। 2 साल का मेरा मास्टर्स रहा वहाँ पे, और फिर वहाँ जाने के बाद देखा कि काफ़ी इंटरनेशनल एक्सपोजर था। सारे जो फैकल्टी मेम्बर्स थे वो दे हैड डिग्रीज फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अब्रॉड, उनका काफ़ी इंटेंस रिसर्च चल रहा था अलग अलग फील्ड्स में। हमारे पास काफ़ी बाहर से कई लोग आते थे गेस्ट लेक्चर देने के लिए। हमारे जो वहाँ के बच्चे थे, जो सीनियर्स और उनकी जो पूरा कम्युनिटी था, उनके भी बाहर के देशों में अलग अलग कोलैबोरेशंस थे जी, और काफ़ी डायनामिक एनवायरनमेंट था वहाँ पे। तो वहीं से देन मेरे कुछ सीनियर्स थे, उनके थ्रू आई लर्नड अबाउट जर्मनी एंड इट्स डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स एंड उसका जो एकेडमिक एक्सीलेंस है उसके बारे में। एंड देन आई इवेंचुअली अप्लाइड फॉर अ PhD प्रोग्राम इन जर्मनी। एंड जबकि हमारे इंस्टीट्यूट के IIT बॉम्बे के ही कई बच्चे ऑलरेडी जा चुके थे वहाँ पे, तो माई एप्लीकेशन वॉज वेरी वेल रिसीव्ड। देन आई वेंट थ्रू ऑल द इंटरव्यू प्रोसीजर and then I was shortlisted there. At the same time, I was also shortlisted at National Center for Biological Sciences. So this is called as NCBS. This is another topmost institutes in India in biological science research. It's located in Bengaluru and it's run by TIFR. आपको TIFR का शायद पता होगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो ये काफ़ी टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स हैं। तो मेरे दिमाग में फिर भी था यार कि बेंगलोर चला जाए या फिर जर्मनी चला जाए, पर फिर अगर जर्मनी जैसी अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने आ रही है तो ऑब्वियसली वन वुड बी इंक्लाइंड, वन वुड बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स गोइंग अब्रॉड, क्योंकि वहाँ का एक्सपोजर अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है। तो वो देख के फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं जर्मनी चला जाऊँगा फॉर माई डॉक्टोरल स्टडीज।
सो डॉक्टर व्याम, जब आप जर्मनी मूव हुए फॉर योर फर्दर स्टडी, फॉर योर डॉक्टरल स्टडी, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? फर्स्टली टू एक्सपीरियंस अ डिफरेंट कल्चर, Right. environment, and also in terms of academics, the academic environment. How was it experiencing in Germany, pursuing research in a university based in Germany? How was it so different from India? डेफिनेटली तब जैसे कि हम किसी नए देश में जाते हैं तो एक शुरुआत में कल्चर शॉक तो हमें लगता ही है जी। कि काफ़ी सब कुछ अलग है, इतना सब साफ सुथरा है, इतनी सब शांति है हर जगह पे। जी। तो वैसा तो थोड़ा था ही। इनफैक्ट जब मैं शुरुआत में गया तब मेरे जो सुपरवाइज़र थे, ही हिमसेल्फ वाज नॉट जर्मन, ही हिमसेल्फ वाज अ रशियन। तो पर वो जर्मनी में काफ़ी साल रहे थे तो वो खुद को जर्मन रशियन बुलाते थे और उनकी पढ़ाई यूएस में हुई थी और मतलब उन्होंने भी काफ़ी अलग अलग देश देखे हुए थे और रिसर्च एरिया काफ़ी इस्टेब्लिश था उनका। लेकिन मैं पहले ही टाइम जब आप जाते हो किसी भी लैब में तब आपको एक सीनियर के साथ जोड़ देते हैं शुरुआत में, सो दैट यू लर्न एवरीथिंग दैट इज देयर इन द लैब और आप वो रिसर्च एरिया को भी अच्छे से समझो। तो वैसे मेरे जो सीनियर थी वो एक चाइनीज़ लड़की थी और शुरुआत में तो वो डिफ़िकल्ट रहा क्योंकि एक दूसरे को समझना ही काफ़ी मुश्किल था। मतलब उसकी इंग्लिश इतनी खास नहीं थी, मेरी इंग्लिश थोड़ी बेहतर होने से भी मेरा एक्सेंट अलग था। Of course. और पहला तो ये था कि मेरा नाम ही उन लोगों को समझ में नहीं आता था। सो मुझे याद है अभी भी कि वो जो प्रोनाउंसिएशन वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। और मुझे ये भी याद आ रहा है कि किसी एक बोर्ड रूम में कोई एक वाइट बोर्ड लगा हुआ था और उन्होंने वहाँ पे मेरा नाम लिख के रखा था पहले 1 महीने भर तक कि उनको याद नहीं आता था कि मुझे कैसे बुलाना है, तो दे वुड लुक एट दैट बोर्ड एंड देन दे विल कॉल आउट माय नेम। तो ऐसे फनी चीज़ें थी शुरुआत में, बट देन इवेंचुअली यू जेल अप विद देम। और कुछ चीज़ें होती है वो यूनिवर्सल होती है जिनको बेसिस पे हम किसी भी इंडिविजुअल से दुनिया में कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। दोस्ती एक ही चीज़ है, यहाँ हो वहाँ हो कहीं पर भी हो। और आपके जो एकेडमिक लाइफ में करियर में जो आपके चैलेंजेस आएंगे वो भी एक ही होंगे। इवेंचुअली मैं भी जो काम कर रहा हूँ उसके सिमिलर काम ही सामने वाला बंदा कर रहा है जो सामने वाले बेंच पे बैठा है, तो उसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं। फिर यू आर लिविंग इन द सेम ज्योग्राफी, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है, वेदर है, उसके ऊपर भी बातें होती है। तो वैसे करके करके धीरे धीरे लोगों से other scholars from other countries as well. राइट। तो काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन लैब थी मेरी। देयर वर पीपल फ्रॉम इटली, देयर वर पीपल फ्रॉम फ्रांस, देयर वर पीपल फ्रॉम साउथ अमेरिका, देयर वर पीपल फ्रॉम चाइना, देन देयर वर अदर कलीग्स फ्रॉम इंडिया, सम पीपल वर फ्रॉम रशिया, यूक्रेन, पोलैंड। अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से लोग थे और काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट था। You are able to establish a communication with them now also? नाउ नॉट मच, अभी तो ऑलमोस्ट 10 साल हो गए मुझे पीएचडी की लैब से बाहर निकलते हुए। पर शुरुआत के कुछ सालों तक तो आई वाज फेयरली वेल इन टच विद देम। अभी भी सब लोग फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, तो पता चलता है किसका क्या चल रहा है। पर अभी का तो दुनिया, मतलब अभी का तो दौर ही ऐसा है कि हम रियल कन्वर्सेशंस बहुत कम करते हैं और unless you are in that same space or same environment, that's pretty much understandable. That's quite a normal thing. Yes. So when you came back to India, it's also a very difficult thing to, you know, take into yourself the change of scenario when you return to your homeland after experiencing a very different kind of an experience, right, in terms of educational environment and cultural environment which you spoke about. Absolutely. So when you return to India, you must be having certain expectations and certain aspirations that you may have built for yourself. Right. Generally वो होता है ना कि अब तो बस जहान खुला है। हाँ? Right. मतलब I'll get opportunities from different places. I mean, you know. So how was it like when you know, landed in India and the way in which you were experiencing different aspects of professional opportunities? Right. So जब मैं वापस आया, like when I came back to India, my plan exactly was not to come back to India for good. I wanted to go and explore other countries. तो मेरे कुछ डिस्कशंस चल रहे थे यूएस में और स्विट्जरलैंड में और अदर देशों में, like they were faculty members with whom I wanted to continue more into research, pursue a postdoc and then go on. मतलब कुछ तो काफ़ी एंड स्टेज तक गए थे कि it was only a matter of me signing off some papers and like finally joining the lab. But then certain things which are beyond control of our
of your own or also of the faculty members, something regarding the visa, something regarding other bureaucratic things. So that did not work in my favor, and eventually I did not end up going anywhere else outside. Okay. And then I said, okay, fine, this is it. Maybe this is some kind of a calling that that this is where I should stay. Going back to Germany was there as an option, but after spending around 4.5 to 5 years over there, I realized that it's not really my comfort zone. There are issues with weather, obviously. Correct. It's not just about cold, but it's also about being very rainy and gloomy all the time. And I personally don't really, like that kind of a weather. Also food का issue भी था. फूड के प्रॉब्लम्स भी होते हैं. Vegetarian, you told me about it. राइट सो आई एम वेजिटेरियन, और मैंने 4 साल तो मैंने गुजारा कर लिया अपने आप से खाना बना के सारी चीज़ें करने का. पर जैसे कि हर कोई पूरे दिन रात तो खाना नहीं बना सकता, तो दैट वाज अगेन अनदर डिफिकल्टी दैट आई फेस्ड. एंड वैसे मुझे लगा कि चलो दिस इज नॉट रियली अ थिंग फॉर मी, एंड आई शुड जस्ट फाइंड समथिंग. आई शुड कम बैक इनटू माय कंफर्ट जोन. आई शुड बी देयर इन माय ओन कंट्री. चलो हर एक देश में अपनी अपनी कमियां होती हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नो कंट्री और नो सिविलाइजेशन इज परफेक्ट, बट वॉट एवर इज योर ओन आफ्टर ऑल. तो आई सेड कि चलो हमारा देश अपना अपना देश है, तो यहीं पे देखेंगे और क्या होता है. तो फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स आई कंटिन्यूड एज अ जॉब इन अ कॉपी एडिटिंग कंपनी. तब तो मेरा यही चल रहा था कि चलो मे बी 1 साल बाद भी मेरा कहीं पे पोस्ट डॉक्टरल और रिसर्च काइंड ऑफ पोजीशन हो जाए. तो मुझे आई वांटेड समथिंग टू सॉर्ट ऑफ कैरी ऑन विथ, कि चलो मेरी कहीं से कोई इनकम शुरू हो जाए, मैं कहीं पे एंगेज रहूँ, एंड देन आई कैन स्टिल लुक फॉर पोस्ट डॉक पोजीशंस आफ्टरवर्ड्स. तो पर वैसे मेरे 1-2 साल गए, फिर मैंने पोस्ट डॉक का पूरा प्लान ड्रॉप कर दिया, एंड देन आई डिसाइडेड आई विल मूव टू इंडस्ट्री. So that is when Syngene opportunity came. So let me tell you, Syngene is a company that was established by founders of Biocon. Maybe many of your viewers might have heard about Biocon. That's one of the largest companies in biotech companies in India. In fact, a very pioneer biotech company in India, started by Kiran Mazumdar-Shaw. Okay. She's a visionary leader. She's the one who started this company in her backyard, and now it's a big empire of billions and billions of rupees. So Syngene was another company started by the same set of founders, and it's a contract research organization. मतलब ये है कि जैसे IT में आउटसोर्सिंग चलता है कि किसी एक अमेरिकन कंपनी को कोई सॉफ्टवेयर बनाना है और वो इंडिया को भेज देते हैं, बोले तुम बनाओ और हमें भेजो. वैसे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में भी आउटसोर्सिंग चलता है. तो अगर किसी बड़ी US या यूरोप की कंपनी को कोई एक दवा नहीं बनानी है, स्क्रैच से बनानी है, पर उसकी जो सारी प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी उनके पास नहीं है. सो व्हाट दे डू इज, जो उनके पास नहीं है उसका एक पार्ट दे आउटसोर्स इट टू अदर कंपनीज. सो दैट्स हाउ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च जनरली वर्क्स. और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च की कई सारी कंपनियां हमारे पूरी दुनिया में हैं. इंडिया में देयर आर सम कंपनीज, इन चाइना देयर आर सम कंपनीज. तो Syngene was one of the what you say top companies in this sector of contract research. तो I went there. It's located in Bengaluru. Okay. तो मुझे लगा कि यार somewhere the destiny wants me to be in Bengaluru in some or the other way. Yes. Because मुझे पहले भी अपॉर्चुनिटी आई थी जो मैंने ली नहीं थी. तो अभी कई सालों के बाद फिर से बेंगलुरु का मौका आया. फिर मुझे लगा कि I should just go and figure it out how it feels like. तो that's how I ended up in Bengaluru. I worked there for 4 years. Okay. तो इंडस्ट्री का माहौल काफ़ी अलग था. वहाँ पर मतलब जैसे एकेडमिक एनवायरनमेंट इन अ PhD इज मोर अबाउट यू बीइंग इंटेलेक्चुअली इन्वॉल्व इन अ सर्टेन रिसर्च टॉपिक. आप उसमें काफ़ी डीपली खुद को एंगेज करते हो. आपके पास पूरा फ्रीडम होता है चीज़ एक्सप्लोर करने का, अलग अलग तरीके से करके देखने का. इंडस्ट्री ऑन द कॉन्ट्ररी इज वेरी फोकस्ड ऑन अचीविंग अ पर्टिकुलर गोल, क्योंकि दे आर अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी. दे वांट टू डेवलप अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और उसमें उनको पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है और कंपनी को बड़ा करना है. तो यू हैव टू बी फोकस्ड एज पर द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स. आपके पास ज़्यादा फ्रीडम नहीं होता, ज़्यादा आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल यू आर द वन हु इज स्ट्रेटेजिकली लीडिंग द कंपनी. अगर आप वैसे किसी रोल में हो जहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे आप डिसीजन ले रहे हो और आप स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो, तब आपके पास फ्रीडम होगा. पर अदरवाइज इफ यू आर एन एम्प्लॉय देयर, then your job mostly is just to follow what the company wants you to do and then deliver it as efficiently and as much early as possible. So from Bangalore you moved to Himachal, as I know. Right. So this is how it has been. After 3.5 years, 4 years, I felt कि I am a person who is more research driven, who is more who loves freedom, who loves to explore.
तो industry is probably not like a great thing for me. I have learned a lot by staying over here. I have learned being organized, and I have got like a perspective as to what is of commercial importance in the world. Then I got this opportunity from Shulini University that being an assistant professor over here, and teaching का थोड़ा सा दिमाग में शुरुआत से था कि let's try my let's see how am I able to adapt to an academic environment again after this much of a gap in the academic journey. So, but I still decided क्योंकि I love traveling. We'll come to the traveling part later. In the next bit. Yeah. But then in a couple of years ago, then I decided कि चलो let's try the academia again, and that's how I ended up in Shulini. और शूलिनी में तो पढ़ाई और बच्चों को पढ़ाना इज़ अ लॉट ऑफ फन, और यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी चलते हैं, तो आई एम इन्वॉल्वड इन दोज एक्टिविटीज़ ऑल्सो, रनिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. I should tell my viewers that he's involved not only in extracurricular activities and academics, but he's also involved in multi-level outreach activities as well for the university, and he keeps going to different institutions, different institutes where he delivers talks also about microbiology, delivers talks about biotechnology also. So that's an interesting bit. Right. Yes. तो काफ़ी अलग अलग चीज़ें करने को मिली. तो कंपेयर टू एन इंडस्ट्री जॉब, दिस इज़ मोर डायनामिक, दिस इज़ मोर सॉर्ट ऑफ अ हैपनिंग. और जब आप बच्चों के साथ रहते हो तो ऑब्वियसली यू कीप योरसेल्फ वेरी यंग, राइट. क्योंकि अभी मैं अगर जाऊँगा सिर्फ, अगर मैं किसी कंपनी में हूँ तो शायद मेरे एज के बाकी के लोग होंगे, वो लोग वही चीज़ें बातें करते रहेंगे जो अपने एज के लोगों की बातें होती हैं. पर अगर आप किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में हो तो आप बच्चों के साथ बातें करते हो, तो यू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट द नेक्स्ट जनरेशन इज थिंकिंग अबाउट, एंड देन व्हेन यू एंगेज विद देम यू कीप योरसेल्फ यंग. So that's the most beautiful part about being in a teacher's profession, and you are indirectly making a lot of impact on their minds. Correct. Right. जैसे कि मैंने आपको शुरुआत वाले भाग में कहा कि how my interest developed in genetics and molecular biology was because of one of my great teachers who sort of gave this stimulus into my mind. So maybe I don't know that I'm really doing that or not. Playing that part of being that process. Right. So आप एक 70-80 बच्चों को पढ़ा रहे हो. Right. Maybe one kid out of that is being inspired with what you are saying. Interesting. Maybe we don't know whether it is really happening. Correct. But maybe that person is thinking in that direction. और अगर वैसा हो भी रहा है किसी भी एक बच्चे के साथ भी अगर हो रहा है ना, that is also great impact. Yes. Right. So Siddharth sir, you might also agree. आप भी पढ़ा रहे हो. I agree. और हम बच्चों को पढ़ाते हैं. As teachers, we try to make that mark where even if we are able to convince, in a sense, to encourage even one student to follow a particular path that he or she is interested in, then we think that our job is done. Absolutely. Whichever subject domain we are teaching, Whichever we domain. are involved in. So let's come to the last bit of our conversation, which is related to your passion, your hobbies, which is in a way also linked to your academic ambition and the perseverance that you carry for molecular biology and biotechnology as your study. Right. So in your so-called leisure time of a sort, whatever you get from your workspace, what you like doing? You spoke about traveling. You like traveling. Apart from traveling, what else is that more passionate thing that you like doing? Let's first talk about traveling. Right. So traveling का ये जो कीड़ा है वो बहुत बचपन से मेरे दिमाग में था. Not that my family environment was like a traveler kind of an environment, but I did see some people around me who were very frequent travelers, and then they used to talk about different stories and their experiences, and I was always very excited कि मैं भी कहीं पे जाऊँगा और कहीं पे कुछ चीज़ें देखूँगा, घूमूँगा और उसको थोड़ा सा महसूस करूँगा. So और उसके अलावा I love nature all the time. तो जंगलों में घूमना, ये सब चीज़ें करना, go for hikes, go for trekking, ये सारी चीज़ें भी मुझे बहुत बचपन से काफ़ी पसंद थी. तो बैक इन टाइम आई यूज्ड टू डू दिस समर कैंप्स. जैसे मैंने वो साइंस का समर कैंप किया था, वैसे ही मैंने
ट्रैकिंग के समर कैंप्स भी किए थे. So there is an organization called as Youth Hostel Association of India, YHAI it is called. So they keep running these trekking expeditions. और उनके स्टेट वाइज भी ब्रांचेस है, तो दे ऑल्सो रन दिस लोकल कैंप्स फॉर किड्स. सो वैसे कुछ मैंने छोटे छोटे कैंप्स करे थे महाराष्ट्र में. एंड लाइक एज यू must be aware that Maharashtra is blessed with Western Ghats. Correct. And then there are lots of forts from historic times, from Chhatrapati Shivaji Maharaj time, and then कुछ उससे भी पुराने हैं, कुछ उसके बाद के हैं. But then there is a very rich cultural heritage that Maharashtra is blessed with. और ये जो छोटे local organizations, local groups, they would always arrange these small hikes and small treks to different forts. तो जब कॉलेज में था तब हमारे एक प्रोफेसर थे, and he was an avid trekker. तो ही इनिशिएटेड दिस थिंग कि सारे बच्चों को हम साल में 2 बार कहीं ना कहीं हाइकिंग पे लेके जाएंगे. तो वहाँ से भी स्टार्टेड. तो मानसून ट्रैक्स शुरू हुए, फिर विंटर ट्रैक्स शुरू हुए, एंड देन आई वेंट ऑन. ऑलमोस्ट मुझे याद है कि जब मेरे अंडर ग्रेजुएट का टाइम था, 3-4 साल जो इंडिया में मैंने बिताए हैं, उसमें किसी भी वीकेंड पे मैं घर पे कभी होता ही नहीं था. ऑलवेज समवेयर और हियर, ऑलवेज सम अदर हाइक हियर, समवेयर हियर, छोटा सा ट्रैक कर लिया, कहीं पे छोटी सी फोटोग्राफी टूर कर ली. फिर हमारे जो zoology के कुछ प्रोफेसर्स थे, they were avid bird watchers. So bird watching as in like you go and you identify different birds based on their calls, based on their flight patterns. Correct. Or it is not just about just watching them; it's also about making notes. And then that sort of gives what you say, a lot of idea about the ecology, the environment, और कैसे balance हो रहा है हर चीज़. तो वैसे काफ़ी excursions पर मैं गया. Like I went for these small trips. तो वो एक नेचर का एक पहले से था कि यू नो लाइक सम काइंड ऑफ अ कनेक्शन विद नेचर. तो हाइकिंग, बर्ड वाचिंग, इन सब चीज़ों से वो और ज़्यादा गहरा होता गया. And when you moved to Germany, I believe you must have continued this passion of yours to travel. How different was it in terms of your experience traveling in a different country altogether, right, as compared to India? Right. So when I was in India, I always went with groups because यहाँ पर हमारे पास दोस्तों की कमी नहीं होती है, लोगों की कमी नहीं होती है, right? हमें कोई भी कहीं पर भी जाना हो, हम पूछ लेते हैं किसी को, चलो यार चलते हैं. And then I was fortunate that I was also blessed with that kind of a friend circle who were also घुमक्कड़ like me, and we would always roam around. जैसे मैं जर्मनी गया, माहौल थोड़ा अलग था, लोग अलग अलग कल्चर से थे, और not everybody likes to you know do this kind of a exploratory travel, exploratory excursion. तो मैंने सोचा यार कोई मिल ही नहीं रहा है साथ में, मैं अकेले कैसे जाऊँ. आई हैड दिस काइंड ऑफ अ ब्लॉक इन माइंड कि यार हाउ डू आई डू इट अलोन. बट वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि यार कुछ नहीं होता यार, क्या ही होना है, चलते करके. ऐसे करके वन फाइन डे मेरे घर के पास ही कुछ 20 किलोमीटर पर देयर वाज अ ह्यूज गार्डन, और तब ऑटम का टाइम था, जब सारे पत्ते यू नो येलो और रेड और ब्राउन बन जाते हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू वॉच इन अ टेम्परेट क्लाइमेट. तो आई सेड कि चलो चलते हैं, लेट्स फिगर इट आउट. मैंने अपनी साइकिल उठाई और ट्राम में डाली साइकिल, और आई जस्ट वेंट इन अ ट्राम ऑल द वे टू दैट प्लेस, एंड इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. मतलब मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं अकेला घूम रहा हूँ तो लोग मुझे देख रहे हैं, या फिर मैं कुछ अलग तरीके से देख रहा हूँ. वैसे तो वेस्टर्न सोसाइटी काफ़ी इंडिविजुअल सेंट्रिक है. तो अगर आप कहीं पे अकेले घूम रहे हो अपने आप खुद में, अगर आप व्यस्त हो तो आपको कोई बॉदर नहीं करता, आपको कोई जज नहीं करता, और आप अपने आप को एंजॉय कर सकते हो. तो दैट वे इट वाज फन. और मैंने बहुत सारे फोटोज़ खींचे, मैंने अपने फेसबुक पे डाले, और एवरीबॉडी वाज आस्किंग मी कि यार तुम अकेले कैसे चले गए. तो मैंने कहा चला गया, उसमें क्या ही दिक्कत है. तो इट वाज लाइक अ टर्निंग पॉइंट कि जब मुझे लगा कि यार ये चीज़ हम अकेले भी कर सकते हैं, इसके लिए किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती. फिर उसके बाद तो इट वाज लाइक अ स्प्री. एंड देन दैट टू यूरोप तो पता होगा आपको, स्मॉल कंट्रीज वेरी मच कनेक्टेड, राइट. एंड दैट टू आई वाज इन जर्मनी, आई वाज वेरी क्लोज टू फ्रैंकफर्ट. तो फ्रैंकफर्ट इज वेरी वेल कनेक्टेड बाय एयर, बाय रेल एंड बाय रोड्स एंड एवरीथिंग. और अलग अलग तरीके ढूंढे मैंने. थोड़ी बहुत जर्मन सीख ली, इतनी भी नहीं कि बहुत फ्लुएंटली बोल पाऊँ, पर इतनी ज़रूर कि मैं कुछ एक बेसिक कन्वर्सेशन किसी के साथ कर पाऊँ. तो उतना मैंने थोड़ा सा कर लिया. फिर स्टार्टेड विद पेरिस, एंड अदर डे वेंट टू स्विट्जरलैंड, फिर ऐसे करके ऑस्ट्रिया, फिर किसी दिन यूके, फिर किसी टाइम स्पेन, किसी टाइम क्रोएशिया. तो ऐसे कर करके ऑलमोस्ट मोर देन 20 कंट्रीज आई एक्सप्लोर बाय नाउ. और यूरोप में था तो जितना भी टाइम मेरे पास था, हालांकि मतलब PhD इज़ वेरी स्ट्रेसफुल इन अ वे, इतना टाइम हमेशा मिलता नहीं था. पर जो भी वीकेंड्स आ गए, फिर कोई साइड में उसको कंबाइन करके कोई छुट्टी आ गई, 4-5 दिन मिल गए, तो आई वुड जस्ट यू नो गो ग्रैब माई बैकपैक, आई वुड जस्ट बुक माई टिकट्स एंड देन जस्ट गो.
तो उस चीज़ का एक मुझे बहुत अच्छा आई हैव अ ह्यूज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अबाउट इट कि जो भी मेरे पास टाइम था, जो भी मेरे पास रिसोर्सेज थे, उसका मैंने जितना हो सके उतना काफ़ी अच्छा यूज़ किया और इतने सारे देश देख लिए वहाँ पर जाके। तो वहाँ जाके एक और चीज़ मुझे ध्यान में आई कि इंडिया में हम अपने अपने खुद के कल्चर को, अपने खुद के हेरिटेज को हम बहुत कंडिसेंडिंगली देखते हैं। वी डोंट रियली वैल्यू इट मच। राइट, अगर आप जर्मनी में जाओगे या फिर आप लंदन में जाओगे और देयर विल बी सम रैंडम कॉर्नर इन द सिटी और वहाँ पर कुछ एक 100-200 साल, नॉट मच लाइक 100-200 साल पुरानी बिल्डिंग होगी, but they have protected it, they have put like a nice board on maintained it. Right, they have maintained it and they have talked about its history, its importance and everything. और हमारे देश में तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की कैसी हालत होती है और इट इज़ लाइक सो बैड टू लुक एट दीज थिंग्स। तो चलो अलग अलग चीज़ें हैं, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट हिस्टोरिक डिस्कोर्स, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट पार्ट। बट वो मुझे लगा कि यार ये जो एस्थेटिक्स है उनके शहरों का, जो उनकी आर्किटेक्चर का जो एस्थेटिक्स है, हमारे देश में भी कभी किसी टाइम पे था। हमारे यहाँ पर भी अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स थे और उस तरीके से शहर बसाए गए थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स वी हैव लॉस्ट कनेक्ट विद इट। पर जो बचा है उसको तो हमें काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिजर्व करना है। तो मेरा जो पर्सपेक्टिव था हमारे अपने देश के मॉन्यूमेंट्स को देखने का, हमारे अपने देश को कल्चर को देखने का, वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया आफ्टर आई लिव्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आपने ट्रैवलिंग के बारे में इतना विस्तार में बताया। ट्रैवलिंग करते हुए जैसा आप थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि आपको फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट है, सो आई एम श्योर यू मस्ट बी टेकिंग लॉट ऑफ पिक्चर्स, लॉट ऑफ फोटोज दैट ऑफ नेचर एज वेल ऑफ the scenic views that you captured during your travel. How do you explore your interest in photography? And what kind of photography you like doing of nature, of different images around the surroundings? What exactly encourages you? तो फोटोग्राफी का भी इंटरेस्ट मेरा कॉलेज में ही डेवलप हुआ था। आई ऑल्सो डिड वन स्मॉल समर कोर्स इन फोटोग्राफी व्हेन आई वाज बैक इन माय अंडरग्रेड स्टडीज। तो जनरली आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक जॉनर इन व्हिच आई डू फोटोग्राफी, बट मोस्टली लैंडस्केप्स। Mostly I try to see that my pictures are conveying a story about the destination that I am visiting. It should sort of give that kind of a vibe कि अगर मैं अगर मिडिल ईस्ट पे हूँ तो I want to capture the architecture, I want to capture how street food is being served and how does an environment in a particular small street in a city like Istanbul or maybe in Jordan, how does it feel like? So that's generally my point of view when I am clicking pictures. तो initially I had a good old DSLR camera. तो जब यूरोप में घूमता था तब मेरे पास D40X था, फिर बाद में D90 था। तो आई वॉज लॉट ऑफ फॉन्ड ऑफ चेंजिंग lenses all the time and like trying to make the best out of that photographic gear that I have. Over the time I felt that it's getting a little too much to handle. So then I switched to a smaller mirrorless camera. So currently I have Sony A6000. That's a smaller compact mirrorless camera that I have. But again, as a phone I am using Google Pixel, and many of your viewers must be aware that Google Pixel is one of the best phones for doing photography. तो अभी तो मेरा फोटोग्राफी जो भी है वो मोस्टली गूगल पिक्सल पे लिमिटेड है। एंड आई ऑल्सो हैव अ गोप्रो कि जैसे कि आई लव गोइंग ऑन बाइक ट्रिप्स। सो आफ्टर केम बैक टू इंडिया आई बॉट अ मोटरसाइकिल and then I realized that it's a lot of fun to go out on a motorcycle, drive to different places and explore different destinations. It gives you a lot of flexibility and a freedom. तो अगर राइड्स अगर आपको शूट करने हैं, उसका अगर आपको एक्सपीरियंस शूट करना है तो GoPro is a very good gadget to do it. So I have this helmet mount of GoPro and when I go on rides I generally shoot everything on the GoPro. तो Pixel, GoPro as well as Sony Alpha, like a combination of all these I generally do the photography. और जैसे कि मैंने पहले कहा कि उस जगह का एक स्टोरी बनना चाहिए हमारे दिमाग में. That's generally is what in my mind when I'm taking pictures. और अभी तो वीडियोस भी ले रहा हूँ क्योंकि पहले तो वीडियोस का इतना कुछ था नहीं. अभी रील्स को लेके वीडियोस हैव बिकम मोर ऑफ अ नॉर्म. तो आई कीप अपलोडिंग अ लॉट ऑफ Instagram reels on my own channel on Instagram. I do have an Insta channel and then I do upload a lot of my travel reels on it. So that's one thing. And you also have your YouTube channel.
Yes. to carry your passion and your hobbies further, Right. and to showcase what you like doing personally. Absolutely. Right? So, in context of your channels, I want to bring up one of your other passion, that is for environment. What exactly you are interested in environment? What are your inclinations to take environment further into Right. development? So I feel that that we all exist because the Mother Earth exists, and Mhm. the environment here on this earth is suitable for humans to exist. Okay. That's why we survive, and then Mhm. that's why we are able to have a civilization. Right. That's why we are able to have a culture, and that's why we are able to exist the way we exist today. Mhm. So if we damage the balance, if we sort of, which we have already done, we have done quite a lot of damage until now. True. But if that continues to happen and if it becomes worse and worse, then it's going to be difficult for us to sustain. ये जो हमारा एनवायरनमेंट के बारे में एक सोच है कि पर्यावरणवादी हमेशा पर्यावरण की बात करते हैं, इंसानों की बात नहीं करते, दे डोंट केयर अबाउट द इकोनॉमी, दे जस्ट वांट टू कीप सेइंग पेड़ बचाओ, पेड़ जी, लगाओ, जी। ये सारी चीज़ें. सो आई फील दैट इट्स अ रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट दीज थिंग्स. कि अगर आप हमारे प्लैनेट का और या फिर हमारे इतिहास का अगर आप हिस्ट्री देखोगे, बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, देयर वाज अ टाइम व्हेन ह्यूमंस डिड नॉट एग्जिस्ट. देन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम विद इवोल्यूशन ह्यूमंस इवॉल्व, एंड देन वी सी द टाइम राइट नाउ कि हमने इतना ड्रास्टिकली हमारे एनवायरनमेंट को चेंज किया है. वी एज अ स्पीशीज हैव चेंज दिस एनवायरनमेंट टू सच एन एक्सटेंट. पर उसके पहले भी तो दुनिया थी, उसके पहले भी यूनिवर्स था, उसके पहले भी मदर अर्थ थी. और अगर किसी एक जमाने पे अगर एक पूरी ह्यूमन रेस अगर आप वाइप आउट हो जाए हमारे इस फेस ऑफ दिस अर्थ से, तो फिर भी अर्थ तो यही रहने वाली है, यूनिवर्स भी यही रहने वाला है, सूरज भी यही रहने वाला है. राइट? वी मे नॉट एग्जिस्ट, राइट? द सिविलाइजेशन विल नॉट एग्जिस्ट, बट द यूनिवर्स विल स्टिल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. एंड इफ यू लुक एट इट ऑन ब्रॉडर लेवल, लाइक बिलियंस ऑफ ईयर्स अगर आप एक टाइमलाइन लोगे, तो ह्यूमंस का आना और ह्यूमंस का जाना विल बेसिकली फील लाइक वन पर्टिकुलर ब्लिंक ऑफ दैट. तो लार्जर लेवल पे ह्यूमंस का होना ना होना कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर अगर हमें ह्यूमंस एज अ सिविलाइजेशन अगर हमको बचाना है तो हमें फर्क पड़ता है. सो प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट, राइट? सो प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्टिंग आवर ecology or ecosystem is important for our own survival, not for the survival of the trees and the plants and the rivers. Great. It is important for our own survival. Wonderful. Right? Thank you so much, Dr. Vihang, for this insightful discussion. आज का ये एपिसोड बेहद ही खास रहा है, बिकॉज आज के इस एपिसोड में हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे बात की है, स्टार्टिंग विद बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, योर इंटरेस्ट इन साइंस, एनवायरनमेंट, ट्रैवलिंग, फोटोग्राफी. आई एम श्योर आज के इस एपिसोड से हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी, काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी एक नए विषय के बारे में. और आप में से जितने सारे श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हैं जो इंटरेस्टेड हैं बायोटेक्नोलॉजी को अपने करियर में परस्यू करने के लिए, उनको भी काफ़ी सारी लर्निंग मिली होगी. इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए. हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, एक नए विषय पे हम बात करेंगे या इसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, है ना. और श्रोतागण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए. आपके प्रतिक्रियाएं हमारे तक पहुंचती रहती हैं, आपकी जो फीडबैक है, आपकी जो ऑब्जर्वेशंस है, वो हम तक बिल्कुल आ रहे हैं, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम काफ़ी सारे बदलाव भी कर रहे हैं. धीरे धीरे करके आने वाले एपिसोड्स में आपको वो बदलाव नज़र आएंगे गुफ्तगू के इस कार्यक्रम में. गुफ्तगू जारी रहेगी, बातचीत जारी रहेगी एक नए मेहमान के साथ एक नए एपिसोड में. धन्यवाद. धन्यवाद गुफ्तगू के ऑडियंस. आज मुझे बहुत अच्छा लगा इस एपिसोड में आते हुए, और सिद्धार्थ सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर. और जैसे हमने कहा, हम फिर से एक बार जुड़ेंगे और अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे, गो मच डीपर इनटू द ट्रैवल एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव had, और मोर अबाउट साइंस कम्युनिकेशन. तो डेफिनेटली, और सारे श्रोताओं को, सारे ऑडियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. एंड सिद्धार्थ सर, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. Thank you so much. विश दैट योर चैनल grows further, it goes to many more subscribers, और हमारी गुफ्तगू ये बहुत सारे लोगों तक पहुँचाएगी. और जाते जाते एक और चीज़, क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं YouTube के ज़रिए, और
अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर रिहान बता रहे थे उनके चैनल के बारे में, तो उनके चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में और आप उसको जाके देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, उनके कंटेंट को सराह सकते हैं, उस पर फीडबैक दे सकते हैं अपने, है ना। तो मिलते हैं अगली गुफ्तगू में। धन्यवाद। धन्यवाद।